हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, जिसमें हम चैप्टर पढ़ते आ रहे थे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अभी तक हमने काफी चीजें पढ़ ली थी, जैसा कि हेलो एल्केन्स होते क्या हैं, उनको बनाने की विधियां, उनका नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन हमने देखा था। साथ ही प्रॉपर्टीज की बात की थी हेलो एल्केन्स की, जिनमें हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी देखी थी। ओके, वहीं हेलो एरीन्स में भी हमने लगभग उसका क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और आपके जो भी बनाने की विधियां थी, साथ में उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर लिया था। एक बार क्विक रिवीजन लेंगे, उसके बाद आगे आज कुछ नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। आइए। तो बच्चों, हमने लास्ट सेशन में अपने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स देखी थी, कंप्लीट करी थी। एक बार रिवाइज करा देती हूँ आपके। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स में सबसे पहले था आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और आपने क्या कहा था कि जो आपके हेलो एरीन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए कैसे होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, यानी ये नॉर्मल कंडीशंस पर उतने आसानी से आपके प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। ठीक है, साथ ही हमने क्या बोला कि जब आपका ड्रास्टिक चेंजेस लाए जाएंगे टेम्परेचर वगैरह में, या फिर जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ाया जाएगा और प्रेशर इंक्रीज किया जाएगा, साथ ही अगर कोई ग्रुप उसमें ऐड कर लिया जाता है आपका हेलो एरीन में, तो उससे क्या होगा? फिर जो आपका हेलो एरीन है वो इजीली रिएक्ट कर जाएगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, और जिसमें कि आपका क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, ये आप लोगों ने देखा था। वहीं साथ ही क्या कह रहे थे कि जैसे आपका कोई भी जैसे हमने NO2 ऐड किया था, ठीक है, हेलो एरीन में NO2 ऐड करने पर क्या होगा? आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे, और वो प्रोडक्ट्स कैसे होंगे? इजीली बन जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप NO2 उसमें ऐड करते जाओगे, जैसे आपने पहले ऑर्थो पोजीशन पे ऐड किया, फिर आपने पैरा पोजीशन पे ऐड करके देखा, फिर आपने ऑर्थो और पैरा पोजीशन दोनों पे ऐड कर दिया, तो आपने क्या देखा कि कम ही टेम्परेचर पे या सिर्फ वार्म करने पर ही आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जा रही थी। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन में क्या देखते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए आपका जो हेलो एरीन होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, लेकिन ड्रास्टिक चेंजेस आप करेंगे टेम्परेचर में और आपके प्रेशर में, तो उससे क्या होगा कि जो आपका हेलो एरीन है वो इजीली रिएक्ट कर जाएगा किसी भी न्यूक्लियोफाइल से, और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। वहीं पर हमने क्या कहा था? रीजन आपके दिए थे 3 लेस रिएक्टिव होने के, जहां पर आपने रेजोनेंस इफेक्ट कहा था एक, दूसरा आपने कहा था नेचर ऑफ CX बॉन्ड, या आप क्या कहेंगे? हाइब्रिडाइजेशन ऑन द अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो उस केस में आपने क्या कहा था? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर क्या होगा? वहां पे ज्यादा होगा। ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, और जो आपका कार्बन होगा वो इजीली फिर क्या नहीं करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं करेगा किसकी तरफ को? हेलोजन एटम की तरफ को। ओके, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। देन आपने क्या बोला था थर्ड, कि इसमें क्या होता है आपका? फिनाइल केटायन जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं या लेस स्टेबल होते हैं। तो इसीलिए जब कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं हो रहा है इसमें, या आप फिनाइल केटायन बोल रहे हैं, या कोई भी केटायन फॉर्म नहीं हो रहा है, तो रिएक्शन आपका एक ही किस में जाएगी? एक ही स्टेप में जाएगी। तो SN1 यहाँ पर नहीं होगा, SN2 आपका हो सकता है क्या? मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म के लिए क्या होना जरूरी है? आपका कार्बोकेटायन या केटायन फॉर्म होना जरूरी है। केटायन फॉर्म होगा तो रिएक्शन आपका किस में जाएगी? 2 स्टेप में जाएगी, तभी वो क्या होगी? आपकी SN1 मैकेनिज्म होगी। ओके, साथ ही आपने क्या बोला था? इसमें 4 तरह से आपकी रिएक्शन चलती है। हेलोजिनेशन एक होता है आपका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप जब देख रहे थे तो यह 4 तरह से हो रही थी आपकी, जिसमें आपने क्या कहा कि 4 तरह से रिएक्शन होंगी। हेलोजिनेशन होगा, नाइट्रेशन होगा और सल्फोनेशन होगा। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है आपकी? जब कोई इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? अटैक करेगा आपके हेलो एरीन पे। ठीक है, तो हेलोजिनेशन हो रहा था आपका, साथ ही क्या हो रहा था? नाइट्रेशन हो रहा था और सल्फोनेशन हो रहा था। एंड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन आपने पढ़ा था। हेलोजिनेशन में आपने क्या कहा कि आपके जो हेलो एरीन्स हैं उनमें क्या किया जाएगा? हेलोजन एटम को जोड़ा जाएगा, और इससे आपके ऑर्थो और पैरा ग्रुप बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे, और जो पैरा प्रोडक्ट होगा आपका वो कैसा होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है,
दूसरा आपने नाइट्रेशन कहा था, नाइट्रेशन आपका किसकी प्रेजेंस में हो रहा था, H2SO4 की प्रेजेंस में हो रहा था नाइट्रिक एसिड के साथ, और NO2 ग्रुप यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है और वो क्या करेगा, आपका रिंग पे या जो आपका हेलो एरीन है वहां पर जुड़ेगा। ठीक है, सल्फोनेशन बोला था, सल्फोनेशन में आपका H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी या H2SO4 से रिएक्शन होगी, और यहाँ पर SO3H जो है आपका ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, और यही आपका हेलोएरीन के साथ जुड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन दो तरह से इस रिएक्शन को देखा। एल्काइलेशन में आपने क्या कहा कि कोई भी जो एल्काइल ग्रुप होगा, जैसे हमने CH3 लिया था यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और आपका किससे रिएक्ट करेगा, जो आपका हेलोएरीन है उससे रिएक्ट करेगा और आपका प्रोडक्ट बनाएगा। एसाइलेशन में आपने क्या कहा था, एसाइल ग्रुप, ठीक है, इससे रिएक्शन होगी और यहाँ से आपका ये पॉजिटिव में निकलेगा CH3CO, और यही आपका किससे जुड़ेगा, हेलोएरीन से जुड़ेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये आपका दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी थी, कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड आपका क्या था, रिएक्शन विद मेटल, यानी अब आपका जो हेलोएरीन होगा वो किससे अभिक्रिया करेगा, मेटल से अभिक्रिया करेगा, और मेटल से अभिक्रिया दो प्रकार से कर रहा था। एक फिटिक रिएक्शन में हमने देखा जहां पर कि क्या बोला, जो आपका हेलोजन एटम है वो रिप्लेस होगा, और किसके द्वारा रिप्लेस होगा, एक एराइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस होगा, और एराइल ग्रुप जब उसे रिप्लेस करेगा तो आपका डाइफिनाइल या बाइफिनाइल बनते हैं। ओके, ये फिटिक रिएक्शन थी। देन आपका वुड्स फिटिक रिएक्शन है। वुड्स फिटिक रिएक्शन में भी आप क्या कहते हैं कि जो आपका हेलोजन एटम है वो रिप्लेस होगा, और यहाँ पर रिप्लेस होने पर आपके क्या बने थे, हायर एरीन्स बने थे, जहां पर आप क्या कह रहे हैं कि RH यानी एल्काइल हेलाइड जो आपका हेलोजन है, हेलो एरीन, और सोडियम की जब अभिक्रिया कराई जाएगी किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। फिटिक रिएक्शन में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, और उसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो आपका क्या बनेंगे, हायर एरीन्स बनेंगे, और साथ में NaX आपका सोडियम का जो हेलाइड होगा वो साथ में बन करके निकलेगा। ओके, तो यहाँ पर ये केमिकल प्रॉपर्टीज आपका कंप्लीट हुआ था। इसके बाद हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स देखे थे, अलग अलग विधियों से उसको बनाया जाएगा। पहले हमने कहा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी किसी इलेक्ट्रोफाइल का आपका अटैक होगा, जिसमें हमने क्या बोला, एराइल ब्रोमाइड और एराइल क्लोराइड जो होते हैं वो इजीली प्रिपेयर्ड होते हैं इस रिएक्शन में। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका क्या बनते हैं, ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स बनते हैं। ओके, तो जैसा आपका टोल्यूइन की अभिक्रिया कराई थी हमने आयरन से, ठीक है, हेलोजन के साथ आपका आयरन की प्रेजेंस में और डार्कनेस में रिएक्शन हुई थी, तो आपका ऑर्थो हेलो टोल्यूइन और पैरा हेलो टोल्यूइन बने थे। ओके, सेकेंड आपका इसमें आता है स्टैंडमेयर रिएक्शन। इस विधि से भी आपका क्या बनते हैं, हेलो एरीन्स बनते हैं, जहां पर आपने क्या बोला था कि जो आपके प्राइमरी अमाइंस होते हैं उनकी रिएक्शन होती है। ठीक है, और फिर हमें क्या प्राप्त होते हैं, आपके जो भी हेलो एरीन्स हमें बनाना है वो। ठीक है, तो ये हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ लिया था, एक बार मैंने आपको क्विक रिवाइज करवा दिया है। अभी हम आज के सेशन में तो आज के सेशन में हम पॉली हेलोजन कंपाउंड्स पढ़ेंगे। पॉली हेलोजन आपको याद होगा, पॉली हेलोजन कंपाउंड आपके कौन से थे, जहां पर आप बोल रहे थे कि आपके एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा क्या है, हेलोजन है, एक से ज्यादा हेलोजन, दो से ज्यादा हेलोजन है। ठीक है, मोर देन 2 जहां पर आप बोल रहे थे। ओके, तो इनको क्या कहा जा रहा था, आपका पॉली हेलोजन कहा जा रहा था। पॉली वर्ड ही आपका मोर देन 2 या मैनी के लिए यूज होता है। ठीक है, कहीं कहीं पर पॉली आपका मोर देन 3 हो सकता है, यानी 2 से ज्यादा अगर कहीं पर भी आपको चीजें दिख रही हैं तो वो क्या होंगी, पॉली में आएंगी इस केस में, और साथ ही मैनी बोल सकते हैं आप, यानी कई। ठीक है, तो फर्स्ट जो इसका कंपाउंड है वो है डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, तो डाइक्लोरोमीथेन जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपका क्या है, 2 क्लोरो ग्रुप है इसमें और मीथेन है। मीथेन का मतलब क्या है, आपका एक कार्बन होगा,
एक कार्बन है, ठीक है, मीथेन, और इस पे डाइक्लोरो, यानी दो क्या है इसमें, Cl ग्रुप है, डाइक्लोरो हो गया, और मीथेन। अब कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर लो, यानी CH2Cl2 इसका क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला होगा। ओके, डाइक्लोरोमीथेन इज अ जेमिनल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इज ऑल्सो कॉल्ड मिथाइलिन क्लोराइड और मिथाइलिन डाइक्लोराइड। ओके, क्या समझ में आया इससे? जेमिनल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जेमिनल किसे कह रहे थे हम? ट्विंस को, जब सेम कार्बन पर आपके हेलोजन एटम आ रहे थे, याद है आपको? सेम कार्बन, इसी कार्बन के आपके दोनों हेलोजन ग्रुप जुड़ रहे हैं, तो ये कैसा होगा, जेमिनल होगा। ठीक है, जेमिनल यानी ट्विंस। ओके, और विसिनल आपका क्या था, जब नेबरिंग कार्बन पर आपके क्या होंगे, हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए होंगे, तो आपने उसको विसिनल डाइहेलाइड या विसिनल हेलोजन कह रहे थे। ठीक है, तो डाइक्लोरोमीथेन आपका जेमिनल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है एंड इज ऑल्सो कॉल्ड मिथाइलिन क्लोराइड एंड मिथाइलिन डाइक्लोराइड। इसको मिथाइलिन क्लोराइड या मिथाइलिन डाइक्लोराइड भी कहा जाता है। इट कैन बी obtained naturally from oceanic sources, macroalgae, वोल्केनोज एंड वेटलैंड्स। ठीक है, इसको कहां से ऑब्टेन किया जाता है, जितने भी आपके क्या है, समुद्री क्या है, स्रोत हैं उनसे, या मैक्रो एल्गीज जो होते हैं वहां से ऑब्टेन किया जाता है, या वोल्केनोज जो आपके होते हैं, या वेटलैंड्स जितने भी पाए जाते हैं वहां से आपका क्या होता है, डाइक्लोरोमीथेन को ऑब्टेन किया जाता है। ओके, थर्ड, द मेजॉरिटी ऑफ मिथाइलिन डाइक्लोराइड इन द एनवायरमेंट इज ड्यू टू इंडस्ट्रियल इमिशंस। ठीक है, सबसे ज्यादा जो मिथाइलिन क्लोराइड को मिलता है एनवायरमेंट में, वो किसके कारण मिल रहा है, इंडस्ट्रियल इमिशन जितना भी होता है, यानी इंडस्ट्रीज में जितना भी आपका जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं वहां से, ठीक है, तो उनकी वजह से क्या हो रहा है, मिथाइलिन डाइक्लोराइड की मात्रा बढ़ रही है एनवायरमेंट में। और आपका नेक्स्ट है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इज CH2Cl2। ओके, तो कितनी चीजें समझ में आ गई। डाइक्लोरोमीथेन, अगर आपको पूछा जाता है कि डाइक्लोरोमीथेन के बारे में लिखिए, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, उसका केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CH2Cl2 होता है। वहां पर आप उसका छोटा सा स्ट्रक्चर बना देंगे कि इस तरह से आपका कार्बन उसके क्लोराइड ग्रुप से जुड़ रहा होगा। फिर आप क्या बोलेंगे, चूंकि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है, तो आप क्या बताएंगे कि यह एक जेमिनल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी इसमें एक जो कार्बन है, सेम कार्बन पर आपके दोनों ग्रुप जुड़ रहे हैं, इसीलिए जेमिनल कंपाउंड्स में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट आप क्या बोलेंगे कि इसको और मिथाइलिन क्लोराइड या मिथाइलिन डाइक्लोराइड भी आप कहते हैं। फिर ऑब्टेन कहां से किया जाता है, तो जो आपके ओसेनिक सोर्सेज हैं या मैक्रो एल्गी वगैरह है, वहां से इसको क्या किया जाएगा, ऑब्टेन किया जाएगा। ठीक है, साथ ही आप क्या बोलेंगे कि जो मेजॉरिटी मिल रही है या ज्यादातर मात्रा में एनवायरमेंट में आपका क्या मिल रहा है, डाइक्लोरोमीथेन मिल रहा है, तो वो किसके कारण मिल रहा है, इंडस्ट्रियल इमिशंस के कारण मिल रहा है, यानी जो इंडस्ट्रीज से जितना भी आपका इंडस्ट्रीज में काम होता है उसके बाद धुआं वगैरह निकलता है, जो भी उसके कारण होता है। ठीक है, और ये आपका डाइक्लोरोमीथेन के बारे में हो गया। ठीक है, जनरल जो आपको पता है उसके बारे में। नेक्स्ट आप क्या बताएंगे, उसके यूजेस बताएंगे कि उसका यूज कहाँ हो रहा है, यानी उपयोग आप कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो आपका यूजेस में क्या आएगा, डाइक्लोरोमीथेन इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन फूड टेक्नोलॉजी। ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी में आपका यूज होता है। ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी में क्या करेंगे, किस तरह से खाने की अलग अलग विधियां हैं, जो मतलब उसको देखा जाएगा ना, फूड में कितनी सारी चीजें हैं। ओके, कौन सी चीज उपयोगी है, कौन सी नहीं है, तो वहां पर सॉल्वेंट की तरह, या जो पैक्ड फूड होते हैं उनको बनाने में, तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाएगा। सेकेंड, इट इज यूज इन एरोसोल फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो जब एरोसोल फॉर्मुलेशन होता है तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। थर्ड है आपका, इट इज एन इथेन फोम ब्लोइंग एजेंट। इथेन फोम ब्लोइंग एजेंट की तरह भी इसको काम में लाया जाता है या उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट आपका, यूज एज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट से समझ रहे हैं ना, विलायक। ठीक है, यानी जो घोलने का काम करेगा। यूज एज अ सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। जब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं तो वहां पर जैसे आपका
फार्मास्यूटिकल में जैसे होम्योपैथी वाली जो जितनी भी मेडिसिन बनते हैं, या आप क्या बोलते हैं, जितनी भी आपकी कोगनोसी में मेडिसिन बनती हैं, जो दवाइयाँ पेड़ पौधों से बनती हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, जैसे नीम की पत्ती से कोई चीज़, हमें नीम का एक्सट्रैक्ट निकालना है, तो नीम का एक्सट्रैक्ट कैसे निकालेंगे, उसको किसी सॉल्वेंट में क्या करके रखते हैं, कुछ टाइम के लिए छोड़कर रखते हैं। जैसे सॉल्वेंट आपका इथेनॉल हो गया या ईथर हो गया, तो उसमें क्या करेंगे, नीम की पत्तियों को रख देते हैं। फिर क्या होगा, नीम की पत्ती से सारा एक्सट्रैक्शन, ठीक है, उस पानी में आ जाता है, जो आपने अल्कोहल लिया उसमें आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, उसको बॉईल करेंगे, बॉईल करने में और अच्छे से एक्सट्रैक्शन होगा। तो इस तरह से जो आपका डाइक्लोरोमीथेन है वो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने में, यानी मेडिसिन वगैरह में बनाने में, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग में सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका CH2Cl2 means dichloromethane is used as a degreasing agent and used in the manufacturing of electronics. इलेक्ट्रॉनिक्स यानी जितना भी आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह हो गए, उनको बनाने में भी आपका क्या होता है, डाइक्लोरोमीथेन का यूज होता है। ओके, तो इतनी चीजें हमारी पॉलीहेलोजन कंपाउंड में पहला कंपाउंड जो हमारा था वो डाइक्लोरोमीथेन था। इतने सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए डाइक्लोरोमीथेन के बारे में। जल्दी से नोट करेंगे, फिर आगे देखें। तो जो आपका डाइक्लोरोमीथेन है, जब आप उसको कहाँ पढ़ रहे हैं, आपने कहा कि इसकी मेजॉरिटी एनवायरनमेंट में ड्यू टू इंडस्ट्रियल इमिशंस है, इसके कारण हो रहा है। तो आपको समझ आना चाहिए कि जैसे इंडस्ट्रियल से जितना भी वेस्ट निकल रहा है, वेस्ट ही बोलेंगे उसको, ठीक है, उसकी वजह से मिथाइलिन डाइक्लोराइड की मात्रा बढ़ रही है, तो यानी वो कैसा होगा, हमारे लिए हार्मफुल होगा या डेंजरस होगा, ठीक है। इसकी वजह से बहुत सारी क्या हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं। जैसे आपके जो नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, ह्यूमंस का, उसको इससे अफेक्ट होता है। साथ ही साथ आप देखने और सुनने की क्षमता भी खो सकते हैं, ठीक है, अगर इसके ज्यादा कांटेक्ट में आ गए तो। ज्यादा अगर आपके सांस लेने में मिथाइलिन डाइक्लोरोमीथेन जो है वो आ गया है, आपने इनहेल कर लिया है, या फिर आप क्या कहेंगे कि अगर इसकी हवा में मात्रा बढ़ गई है तो उससे क्या होगा, चक्कर आ सकते हैं, आप मतलब बेहोश हो सकते हैं, ऐसे कई चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो जो आपका क्लोरोफॉर्म होता है वो क्या करता है, उसको हवा के संपर्क में नहीं आने दिया जाता है, क्योंकि वो फॉस्जीन गैस बना देती है आपकी, ठीक है, जब वो किस में आती है, हवा के संपर्क में आती है। तो इसीलिए उसको रंगीन बोतल में, ठीक है, कलरफुल जो बॉटल्स होती हैं उनमें भर करके रखा जाता है। तो ये लाइट की प्रेजेंस में O2 से रिएक्शन करके आपका COCl2 फॉस्जीन गैस बना देती है, जो कि क्या होती है, विषैली गैस होती है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में भर करके क्यों रखा जाता है, तो रंगीन बोतल में भरने का कारण ही यही है कि आपका जो क्लोरोफॉर्म होगा, अगर वो लाइट की प्रेजेंस में या हवा के एक्सपोजर में आएगा तो वो विषैली गैस बना देता है, एक फॉस्जीन, जो कि क्या होती है, बहुत विषैली है, हानिकारक होती है या खतरनाक होती है। इसीलिए इन क्लोरोफॉर्म को किसमें, आपकी कलरफुल बॉटल्स में भर करके रखा जाता है। ओके, तो ये आपका क्लोरोफॉर्म को के बारे में हो गया। होपफुली दोनों कंपाउंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी का कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आप लोग नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है टेट्राक्लोरोमीथेन, जिसमें कि टेट्रा का मीन्स क्या होता है, आपका 4, यानी आपके 4 Cl यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CCl4। ओके, ये केमिकल फॉर्मूला होगा, तो इसमें कोई भी हाइड्रोजन आपके कार्बन पे नहीं होगा। ओके, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड भी इसे कहा जाता है। इट इज अ कलरलेस लिक्विड विद अ स्वीट स्मेल दैट कैन बी डिटेक्टेड एट लो लेवल्स। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज CCl4,
ठीक है। स्वीट स्मेलिंग कलरलेस लिक्विड होता है, एक रंगहीन होता है, किसी भी प्रकार का रंग नहीं होता है इसमें, और द्रव होता है, एक प्लीजेंट स्मेल इसकी होती है। सेकेंड आपका है इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट्स एज अ क्लीनिंग एजेंट एंड वॉज ऑल्सो यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, रेफ्रिजरेंट मैन्युफैक्चरिंग में, जहां और क्लीनिंग एजेंट में किया जाता है, वहीं फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। मेडिकली इट इज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट हेपेटोक्सिन्स hepatotoxins toxic to the liver and is widely used in scientific research to evaluate hepatoprotective agent। ठीक है, तो इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। वहीं when carbon tetrachloride is released into air, जब ये एयर के एक्सपोजर में आएगा, it rises in the atmosphere, एटमॉस्फेयर में ऊपर उठता है और क्या करता है, डिप्लीट्स द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के लिए क्या होता है, खतरनाक होता है, और उसके क्षरण में भी क्या करता है, इसका योगदान होता है। डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इज बिलीव्ड टू इंक्रीज ह्यूमन एक्सपोजर to ultraviolet rays leading to increased skin cancer, eye disease and disorders and possible disruption of the immune system। तो क्या समझ में आया, यानी ओजोन के लिए खतरनाक होगा तो इनडायरेक्टली ह्यूमन बींग्स के लिए भी क्या होगा, ये खतरनाक होगा। ओजोन का क्षरण होगा तो इससे स्किन कैंसर जैसी अलग अलग या स्किन से रिलेटेड अलग अलग क्या हो जाएंगी, बीमारियां हो जाएंगी। ओके, तो आपके 3 कंपाउंड आपने पढ़ लिए हैं अच्छे से, होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। किसी भी बच्चे का कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो वो नेक्स्ट सेशन में पूछ लो। ओके, तो होपफुली बच्चों आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के बारे में देखा, जिसमें डाइक्लोरोमीथेन हो गया आपका, ट्राइक्लोरोमीथेन हो गया, एंड हमने टेट्राक्लोरोमीथेन देखा। ठीक है, यहाँ पर पॉलीहेलोजन में आपके 1-2 कंपाउंड्स और रह जाते हैं जो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ओके, कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। ओके, तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।